सो हेलो गाइज, दिस इज श्रीवास्तव। वेलकम टू हमारी अपनी पाठशाला। एजुकेशन इज़ फॉर ऑल। सो इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी संशोधन किए गए हैं आज तक, उनके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स लाइक यूपीएससी के लेवल के हो या फिर एसएससी लेवल के हो या फिर आपके जो सीडीएस एग्ज़ाम्स होते हैं डिफेंस के, उनमें हो, इन सब एग्ज़ाम्स में आपके ये इन पॉइंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल जो संशोधन अभी तक हुए हैं, संविधान में जो संशोधन अभी तक हुए हैं, उनके बारे में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में आज हम इसी बारे में बात करेंगे, इन्हें समझने की कोशिश करेंगे और इनसे जुड़ी जो भी संशोधन हुए हैं और जो संशोधन के बाद जो भी पॉइंट्स हमारे संविधान में ऐड किए गए हैं तो या चेंजेस लाए गए हैं, उनके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब आवर चैनल हमारी अपनी पाठशाला और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नाइदर रिजिड नॉट फ्लेक्सिबल। इसका मतलब क्या है हमारा, कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, वो रिजिड नहीं है और ना ही फ्लेक्सिबल है। यानी कि हमारे पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स ला सकते हैं, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो संशोधन है वो कर सकते हैं बिना उसके बेसिक स्ट्रक्चर को, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको बिना छेड़छाड़ किए, उसमें बिना कोई बदलाव किए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बदलाव लाया जा सकता है, उसमें संशोधन किया जा सकता है। इवन हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें भी संशोधन किया जा सकता है, बट हमारे बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको नहीं छू सकते हैं। जैसे बेसिक स्ट्रक्चर में आप समझ सकते हैं, जैसे कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, इन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर होगा। फिर वेलफेयर स्टेट जो हो जाएगा, जो सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस होता है उसमें हो जाएगा हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी है, हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। तो इस तरह के जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको बिना छेड़छाड़ किए पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन ला सकते हैं अंडर आर्टिकल 368। अब आपके मन में ये सवाल उठेगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो संशोधन लाए जाते हैं वो कितने तरीकों से लाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर है, पहला तरीका है सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी के अंदर में जब हाउस ऑफ पार्लियामेंट्स है हमारे, जो लोकसभा और राज्यसभा हैं, उनमें सिंपल मेजॉरिटी के तहत कुछ चीज़ों पे जो है वो संशोधन किया जा सकता है। दूसरा तरीका है बाय स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी के अंदर में जो भी होता है, यानी जो पार्लियामेंट है हमारा, उसके जो मेंबर्स हैं उनके 50%, मोर देन 50% जो मेंबर्स हैं, टोटल मेंबर्स के जो टोटल मेंबर्स हैं, उनके 50% से ज़्यादा मेंबर्स को से ये मेजॉरिटी पास करवाई जा सकती है। यानी अगर 50% से ज़्यादा मेंबर्स प्रेजेंट हैं पार्लियामेंट में, टोटल मेंबर्स के 50% से ज़्यादा मेंबर्स अगर पार्लियामेंट में प्रेजेंट हैं, तो उनके 2/3 मेंबर्स के थ्रू, अगर 2/3 वोटिंग होती है और 2/3 वोटिंग के बाद उसे करके कंप्लीट किया सकता है। अगर 2/3 मेजॉरिटी है तो उसे स्पेशल मेजॉरिटी के अंदर रखकर उन चीज़ों पर अमेंडमेंट्स लाया जा सकता है। तीसरा है बाय स्पेशल मेजॉरिटी विथ रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स। इसके अंदर में कुछ स्टेट्स को पावर दी जाती है कि वो जो भी स्टेट्स के पास ये भेजा जाता है कि वो इसमें अमेंडमेंट्स चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। अब इसमें स्टेट्स अपने चीज़ों को वो बता सकते हैं, बट स्टेट्स के पास ये कंप्लीट पावर होता है कि वो कितने भी टाइम ले सकता है उन चीज़ों को बताने में। अब स्टेट जो होते हैं वो बताते हैं कि हाँ, इसमें इन चीज़ों में अमेंडमेंट्स लाया जा सकता है कि नहीं लाया जा सकता है। तो ये 3 तरीके थे जिनके थ्रू किसी भी हमारे संविधान के अंदर कहीं पर भी अमेंडमेंट्स लाया जा सकता है। बट याद रखिएगा, बेसिक स्ट्रक्चर को पहुंचाए नुकसान किए बिना, यानी बेसिक स्ट्रक्चर जो होगा वो हमारा फिक्स रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है अमेंडमेंट्स के थ्रू भी। बट हाँ, फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें बदलाव किए जा सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पहला अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था वो था 1951 में। ये इस एक्ट के बाद एक नया शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, जो कि था 9th शेड्यूल। इससे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 8 शेड्यूल हुआ करते थे। 9th शेड्यूल जो है वो प्रोटेक्ट करता था उस वक्त के लैंड रिफॉर्म्स और उनसे रिलेटेड जो लॉ हैं, जैसे कि जमींदारी एवोल्यूशन लॉ हो गए, उनको जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्ट करता था। इसी अमेंडमेंट के बाद एक नए आर्टिकल 31A और 31B को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। ये जो अमेंडमेंट एक्ट है वो बेसिकली आर्टिकल 19, जो कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशंस को अमेंड करता था। नेक्स्ट है हमारा 6th अमेंडमेंट एक्ट 1956। इसके अंडर में जो कि हमारे एक नया
यूनियन लिस्ट में एक नया सब्जेक्ट को ऐड किया गया जो कि था टैक्सेस ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ द गुड इन कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स एंड रिस्ट्रिक्टेड द स्टेट पावर इन द ग्रांट। यानी कि ये बेसिकली एक टैक्सेस जो थे वो सेल्स और गुड्स के परचेज में जो भी टैक्सेस हुआ करते थे वो इंटर स्टेट ट्रेड्स में यूनियन लिस्ट के अंदर में उसे ला दिया गया, जो कि स्टेट्स के पावर को कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करता था। नेक्स्ट अमेंडमेंट एक्ट है हमारा 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो इस एक्ट के बाद जो हमारा इंडिया है वो 14 स्टेट्स और 6 यूटीज़ में डिवाइड हो गया, जो कि पहले एक लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो हमारा भाषा के स्तर पे वो स्टेट्स डिवाइडेड थे, जो कि पार्ट ए, पार्ट बी, सी और डी में डिवाइडेड थे। उन्हें टोटल मिलाकर 14 स्टेट और 6 यूटीज़ में कन्वर्ट किया गया। उसके साथ साथ 2 या 2 से अधिक स्टेट्स के लिए गवर्नर्स को अपॉइंट किया गया, उनका एक कॉमन हाई कोर्ट बनाया गया और उस हाई कोर्ट्स में जो हमारे एक्टिंग जजेस हैं और जो एडिशनल जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट की गई। इसके साथ साथ एक नया आर्टिकल 350A को इंसर्ट किया गया, जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट द प्राइमरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रेन बिलोंगिंग टू द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। यानी कि अगर कोई भाषा के स्तर माइनॉरिटी में आता है तो उस स्तर पर उन्हें एक मदर यानी मातृभाषा के रूप में उन पर एक मातृभाषा टंग प्राइमरी एजुकेशन के लिए रखा गया। साथ साथ 350B को भी लाया गया, जिसमें स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इज प्रोवाइड। यानी कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो भाषा से जो माइनॉरिटी में जो आते थे उनके लिए एक स्पेशल ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया, जो कि हमारे जो टोटल ये जो आर्टिकल्स थे 350A और 350B इन्हें पार्ट 17 में ऐड किया गया। नेक्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है हमारा वो है 8th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1960 में आया। ये एंग्लो इंडियंस के लोकसभा और उस स्टेट जो विधानसभा होते हैं, राज्य के जो विधानसभा होते हैं, उनमें SC ST के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो कि एंग्लो इंडियंस के लिए जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनके रिजर्वेशन सीट उनके सीट्स के रिजर्वेशन के लिए था। नेक्स्ट है हमारा 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि दादरा नगर हवेली को एक इंडियन यूनियन में इनकॉर्पोरेट करने की बात करने के लिए था। नेक्स्ट था फिर 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि 1962 में आया था। ये गोवा, दमन एंड दीव को इंडियन टेरिटरी में इनकॉर्पोरेट किया था। उसके साथ साथ नेक्स्ट जो हमारा अमेंडमेंट एक्ट है वो 13th अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1962 में आया था। ये जो है वो आर्टिकल 378 को इंसर्ट करता था, जिसके अंदर में एक स्पेशल प्रोविजन की बनाया गया जो कि नागालैंड के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए था। अगला है हमारा 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962। इसके अंदर में पौंडीचेरी को यूनियन टेरिटरी में इनकॉर्पोरेट किया गया और साथ साथ हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन एंड दीव और पौंडीचेरी में वहाँ के एक लेजिस्लेटिव और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट है हमारा 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1963। इसके अंदर जजेस जो हैं, हाई कोर्ट के जजेस की जो रिटायरमेंट एज थी वो 60 से बढ़ाकर 62 तक कर दी गई। नेक्स्ट है हमारा 16th अमेंडमेंट एक्ट 1963। इसके अंदर में जो ओथ हुआ करते थे, जो कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर कह लीजिए, मेंबर ऑफ मिनिस्टर्स कह लीजिए, जजेस, CAG जो हो गए हमारे, उन सब में उनके ओथ में सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी जैसे वर्ड्स का यूज़ किया गया। ये जो अमेंडमेंट एक्ट था वो आर्टिकल 19 को। अब अगला जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो है 19th, जो कि 1966 में लाया गया था। इस अमेंडमेंट एक्ट में आर्टिकल 324 को अमेंड किया गया था और इलेक्शन कमीशंस के ड्यूटीज़ को क्लेरिफाई किया गया था। इसके साथ साथ जो हेयर इलेक्शन का जो प्रोविजंस थे उस टाइम पे और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो थे उनको हटाकर अब उनको एब्लिस्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट जो है वो है 21th अमेंडमेंट एक्ट 1967, जिसके अंदर में सिंधी को एक 15th रीजनल लैंग्वेज में इंक्लूड किया गया। नेक्स्ट है हमारा 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971। अब ये जो अमेंडमेंट एक्ट है वो न्यूट्रलाइज करता था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, जो कि था गोलकनाथ केस में। आप लोग में बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि गोलकनाथ केस जो था, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस था ये। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था, जिसके अकॉर्डिंग पार्लियामेंट जो है वो किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में जो डाले गए फंडामेंटल राइट्स हैं उनको खारिज नहीं कर सकता था। तो इसी जजमेंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जिसके बाद ये हुआ कि आर्टिकल 368 और 13 के अंदर में जो फंडामेंटल राइट्स है उनके साथ साथ
कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को पार्लियामेंट द्वारा उसको अमेंड किया जा सकता था, उसमें संशोधन लाया जा सकता था। साथ साथ जो प्रेसिडेंट हैं उनको भी अपने आधिकारिक रूप से कॉन्स्टिट्यूशनल किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को स्वीकृति देना होगा। इसके लिए भी ये कंपलसरी किया गया इस अमेंडमेंट एक्ट के बाद। नेक्स्ट है हमारा 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971, जो कि लागू किया गया था 24/4/1972 को। ये एक्ट है 1971 का, बट इसे लागू किया गया 1972 से। ये एक्ट जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी को खारिज करता है, उसकी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसे ख़त्म करता है। और उसके साथ साथ ये बताया जाता है, करता है कि जो भी जैसे गवर्नमेंट है हमारी, वो किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को अपने अंदर ले सकती है और उसके एवज में कंपनसेशन दे सकती है, जो कि पार्लियामेंट द्वारा निश्चित होगा, ना कि कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे उनके जो भी रूल्स वे उनके जो उनके पास जो अधिकार थे उनको विड्रॉ कर लिया गया था। नेक्स्ट है हमारा 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1973। इसके बाद इस एक्ट में जो लोकसभा की सीट्स हैं उसे 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया था। बट जो यूटीज़ हैं, जो उस वक्त के जो भी यूटी थे, उनकी सीट्स लोकसभा में 25 से घटाकर 20 तक कर दी गई। इसके पीछे जो रीज़न बताया गया था वो था सेंसस 1971 में का। नेक्स्ट है हमारा 33 अमेंडमेंट एक्ट 1974। इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आर्टिकल 101 और 190 को अमेंड किया गया, जिसके अकॉर्डिंग जो भी हमारे पार्लियामेंट हैं, जो भी पार्लियामेंट या फिर पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं और जो स्टेट लेजिस्लेटिव जो विधानसभा के जो मेंबर्स हैं, वो अपने रेजिग्नेशन को वहाँ अपने सिर्फ स्पीकर या चेयरमैन को ही सौंप सकते थे। और उस भी जब उनके ऊपर जो ये भी तब वो चेयरमैन एक्सेप्ट करेंगे उन्हें जब वो जेन्यून होगा। नेक्स्ट है हमारा 35 अमेंडमेंट एक्ट 1974। इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो भी सिक्किम है, सिक्किम को एक स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी में उसे एसोसिएट किया गया। टर्मिनेट द प्रोटेक्टोरेट स्टेटस ऑफ सिक्किम एंड कन्फर्ट द स्टेटस ऑफ एन एसोसिएट स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन। इसके साथ साथ the 10th schedule was added, laying down the terms and conditions of the association of Sikkim with Union Territory। 10th schedule को ऐड किया गया। नेक्स्ट है हमारा 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975, जिसके बाद सिक्किम को एक फुल फ्लेज स्टेट के रूप में बनाया गया और जो 10th शेड्यूल बनाया गया था उसे समाप्त कर दिया गया। तो नेक्स्ट है हमारा 38 अमेंडमेंट एक्ट 1975, जिसके बाद ये घोषणा कर दी गई इसी एक्ट के बाद कि पूरे देश में इमरजेंसी की लागू कर दी गई है और प्रेसिडेंट और गवर्नर के जो भी प्रचार होंगे उसे कहीं पर भी उनके द्वारा जो भी रूल्स रेगुलेशन होंगे उसे कहीं भी किसी भी कोर्ट में या कहीं पर भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975। अब इसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को उस वक्त राजनारायण के पिटीशन पर उन्हें गिल्टी फाउंड किया था, जिसके रिस्पांस में उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो भी डिस्प्यूट्स होंगे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या स्पीकर को, उन्हें जुडिशरी के बियॉन्ड रखा जाएगा। और साथ साथ इसके बाद 9th सेंट्रल एक्ट 9th शेड्यूल में ऐड कर दिया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थे जिन्हें जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट जाते हैं और कई बार एग्ज़ाम्स में अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, कभी मेंस में, कभी स्प्री में, अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। तो इसके बाद अब जो इस नेक्स्ट पार्ट है हमारा इस वीडियो का, उसमें हम आगे के कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स को देखेंगे, जिनमें कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और इस तरह से और भी अमेंडमेंट एक्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। तो हमारे साथ बने रहिए और इसके साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर हमारे वीडियो को आप पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।